हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अपने आप को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। मैं 2018 से डिजिटल आर्ट कर रहा हूँ, जिसे आप अगर उल्टी गिनती करो तो आपको पता चलेगा कि 7 साल हो चुके हैं। सुनने में नहीं लगता है, पर इन 7 सालों में मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं और जो भी गलतियां मैंने की हैं, उनके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, डिस्कस क्या करना चाहूँगा, मैं आपको 10 टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप वो गलतियाँ ना दोहराओ, जिससे क्या होगा, आप एटलीस्ट 2 से ढाई साल अपने लाइफ को बचा सकते हो। मैं इस बारे में और थोड़ा बात करूंगा आगे जाके इस वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था पर्सनली और मैंने क्या क्या चीज़ें करके मैंने सुधारी है, और वही चीज़ों को मैं इस 10 पॉइंट में रख रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1, जिसमें अगर आप अपने फिंगर को ट्राई करोगे प्रोक्रिएट टाइप में पहली बार, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उससे पेंट कर पाओगे। सेम चीज़ एप्पल पेंसिल भी कर सकता है, तो आप फिंगर से करने की क्या ज़रूरत है ना। अगर आप अपनी स्केचबुक उठाते हो, उसमें भी अगर आप फिंगर चलाओगे तो उसमें तो नहीं चलेगा। तो इसी चीज़ को हम डिसेबल करते हैं। उसे करने के लिए सेटिंग्स में जाके प्रेफरेंसेस में जाना होगा, और फिर जेस्चर कंट्रोल में जाके हमें जनरल में जाना होगा और एनेबल पेंटिंग विद फिंगर को डिसेबल कर देना होगा। ठीक है, इसके बाद आप उंगली से पेंट करना भी चाहोगे तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि बस पेंसिल ही काम करने वाला है। ये था टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 में चलते हैं दोस्तों। अब जैसे प्रोक्रिएट पे आते हो, प्रोक्रिएट आपको ग्रीट करता है काफ़ी सारे ब्रशेस से। हर सेक्शन में मल्टीपल ब्रशेस होते हैं, 10 से 20 ब्रशेस रहते हैं। स्केचिंग में, इंकिंग में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, और कितनी सारी अलग अलग टेक्सचर्स वाले ब्रशेस रहते हैं, जो मतलब 100 से ज़्यादा ब्रशेस है कम से कम। और इसमें से मैंने पूरे ज़िंदगी में लगभग 90 से ज़्यादा ब्रशेस मैंने यूज़ भी नहीं किया है ना। इनिशियली मैंने किया था, तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। आपको इन ब्रशेस के चंगुल में नहीं आना है, आपको इनमें से कुछ ब्रशेस लेनी है और उससे ही आपको यूज़ करना है एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। उससे क्या होगा कि आपको उन ब्रशेस की खामियां और खूबियां सारी समझ में आएंगी। जो खामियां हैं उनको सुधारने के लिए आप जब चीज़ें ढूंढोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी ढूंढने में। टिप नंबर 3 है लेयर्स यूज़ करना। ठीक है, आप अगेन जैसे आपको ब्रशेस दिखता है, आपको पता चलता है कि आपके पास काफ़ी लेयर्स है काम करने को। अगर आप हर एक लेयर में एक एक चीज़ अपनाओगे तो आप ऐसे चंगुल में फंस सकते हो। ये पेंटिंग मुझे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने इसमें हर चीज़ अलग अलग लेयर्स में बनाई थी, और इसके बाद मुझे चीज़ें ढूंढने में इतनी मुश्किल हुई थी कि मैंने बहुत बार इस पेंटिंग को छोड़ा है। ऑन दी अदर हैंड, ये जो पेंटिंग है, इसमें मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से नेम किया और मैंने बहुत ही कम लेयर्स यूज़ किए हैं। तो सेम पेंटिंग, सेम एफर्ट लगते हैं। ये थोड़ी टेक्निकली ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें क्लाउड वगैरह में ज़्यादा टेक्सचर है। इसे मैंने 2 या ढाई घंटे में कंप्लीट कर लिया, जबकि उस पेंटिंग को मुझे कंप्लीट करने में लगभग 10 से 12 घंटे लगे, और 8 घंटे का फ्रस्ट्रेशन था उसमें। तो लेयर्स हमेशा कम और जुडिशियसली यूज़ करो। टिप नंबर 4 है स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन करना काफ़ी आसान है। आपको बस गैलरी को ऐसे ड्रैग करके साइड में लगा देना है, हाफ एंड हाफ स्क्रीन हो जाएगा, और आप बीच से खींच के इसको 1/3 ऑफ द स्क्रीन कर सकते हो, 2/3 में आप प्रोक्रिएट यूज़ कर सकते हो। प्रोक्रिएट में भी एक रेफरेंस का ऑप्शन है जिसमें आप रेफरेंस लगा सकते हो, पर वो सीधे सुपर इम्पोज हो जाता है मेरे ड्राइंग्स के ऊपर, और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। और प्लस कोई लोग चाहे तो उसे चीट करके कलर्स भी पिक करते हैं, और मैं कलर पिक करने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। टिप नंबर 5 है दोस्तों, छोटा पेंटिंग बड़ा धमाका। आप जब भी ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हो, अब जब भी कोई नया मीडियम स्टार्ट कर रहे हो जैसे डिजिटल आर्ट, तो आपको एकस्टम होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप छोटे छोटे ड्राइंग्स बना के जल्दी से ख़त्म करो। एक ही लेयर में बनाओ, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ज़्यादा लेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बनाओ, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। इससे क्या होता है कि आप क्विकली पूरा पेंटिंग का प्रोसेस आप एक्सपीरियंस कर लेते हो। ठीक है, उससे आपके थोड़े थोड़े जो भी फ्लॉज है, मतलब हर पेंटिंग में आपको बहुत सारी गलतियाँ निकलेंगी, और अगले पेंटिंग में आप वो गलती सुधारोगे। तो मैं एनी डे ऐसे आर्टिस्ट को प्रेफर करूँगा जिसका काम मैंने, मतलब मुझे अगर चूज़ करना हो हायर करने को, तो मैं ऐसे आर्टिस्ट को प्रेफर करूँगा जिसने मतलब 4 दिन में 40 ड्राइंग्स बनाई है, कंपेयर टू 4 दिन में जस्ट एक ड्राइंग बनाई है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, छोटी ड्राइंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। टिप नंबर 6 है दोस्तों, ग्रे स्केल स्क्रीन। ग्रे स्केल स्क्रीन एक ही बार में बोल दिया मैंने, सही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं पावर बटन 3 बार दबाऊंगा और मेरा पूरा स्क्रीन ग्रे कलर का हो जाएगा। पर अगर आप करोगे तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा। उसे टॉगल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, और वहाँ हम ढूंढेंगे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। एक्सेसिबिलिटी में हमें मिलेगा डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, जहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कलर फिल्टर्स। कलर फिल्टर्स को आपको टर्न ऑन कर देना और वहाँ पे ग्रे स्केल को चेक कर देना है। उसके बाद हम एक्सेसिबिलिटी में वापस जाएंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे, जहाँ पे हमें मिलेगा एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स। वहाँ पे कलर फिल्टर अगर आपका टिक नहीं है तो आप उसे टिक कर दो, और अब आप अगर पावर बटन 3 बार दबाओगे तो आपका स्क्रीन ग्रे स्केल हो जाएगा, और वापस दबाने पे वापस से कलरफुल हो जाएगा।
अब इससे क्या होता है दोस्तों, मैं पूरी ही पेंटिंग को मैं अपने रेफरेंस से मैच कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, और मैंने आपको हर बार बताया हुआ है कि वैल्यूज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब यहाँ पे आप देखो मेरे लिए कितना आसान हो जाता है ये क्लाउड को कॉन्ट्रास्ट करना ब्लू कलर से। जो ब्लू कलर पहले मुझे देख के पता ही नहीं चल रहा था कि वो कितना डार्क है कितना लाइट है, अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली जान सकता हूँ। वो ट्रीज़ को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए भी मैं ट्रीज़ का कलर्स डार्क कर सकता हूँ, मुझे पता है कि अब क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैल्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसे आप हमेशा अपने प्रैक्टिस में लेके आओ। और इससे आसान तरीका कुछ नहीं है वैल्यूज़ को जांचने का, और उसके बाद आप उसी बटन को 3 बार वापस दबाओगे तो आप वापस से कलर मोड में आ जाओगे। टिप नंबर 7 में आपको ये ध्यान रखना है ज़रूर कि आपकी जो एस्थेटिक्स है डिजिटल आर्ट के, वो आपके ट्रेडिशनल से मैच करे। अब उसके लिए आपको ट्रेडिशनल आर्ट भी अपना भरपूर रखना होगा, है ना, कि उससे भी आपने मान लीजिए कि 1 साल पहले छोड़ दिया और उसके बाद आप डिजिटल में ही लग गए हो, तो आपका ट्रेडिशनल आर्ट उतना बेहतर नहीं होगा। ट्रेडिशनल आर्ट और डिजिटल आर्ट को मेरे हिसाब से साइड बाय साइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल करते वक्त आप फंडामेंटल्स काफ़ी जल्दी सीखते हो, क्योंकि इसमें गलतियाँ करने की गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पे अगर आप गलतियाँ करते हो तो आप उसको आराम से चेंज करके आप अंडू करके आप वापस से बढ़ सकते हो आगे। तो जो मैं क्या करता हूँ, मैं अराउंड 30% ऑफ माई टाइम मैं डेडिकेट करता हूँ ट्रेडिशनल आर्ट को, जिसमें मैं ट्यूटोरियल बहुत सारी चीज़ें भी करता हूँ, और मैं बाकी का टाइम डिजिटल आर्ट में लगाता हूँ, क्योंकि मैं एनिमेशंस भी बना रहा हूँ। इससे क्या होता है कि मैं ट्रेडिशनल आर्ट से फंडामेंटल्स जल्दी सीखता हूँ, जैसे मैंने बताया, और उसे मैं अप्लाई करता हूँ डिजिटल आर्ट में, और मेरा डिजिटल आर्ट उसी हिसाब से ग्रो करता है। तो इवेंचुअली देखिए, जो ब्रश स्ट्रोक्स मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ अपने पेंटिंग में, वही सिमिलर ब्रश स्ट्रोक्स मैं अपने ट्रेडिशनल में भी लेके आ सकता हूँ, और वही पेंटिंग्स मेरी काफ़ी सिमिलर लगती है। तो मुझे लगता है कि मेरे दोनों पेंटिंग के बीच की लैंग्वेज काफ़ी कॉमन है। और टिप नंबर 8 भी 7 में ही मैंने बता ही दिया है बेसिकली, कि आपको ट्रेडिशनल आर्ट के टच में रहना है, और आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप फंडामेंटल्स वहाँ से सीखो और आप अप्लाई करो डिजिटल पे। और जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि आप दोनों ही मीडियम में काफ़ी जल्दी ग्रो करोगे, और आप जब वहाँ ग्रो करते हो तो आप कॉन्फिडेंट होते हो अपने आर्ट को पोस्ट करने में अलग अलग सोशल मीडिया चैनल में, और जब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है तो आपका चैनल भी ग्रो करने लगता है, और उसके बाद जो सारी एक आर्टिस्ट का सपना होता है वो सारा मिलने लगता है उसको। टिप नंबर 9 है कि आपने स्केचेस को ही कन्वर्ट करो डिजिटल आर्ट में। जैसे पिछले 2 पॉइंट में मैंने ये स्केच बना के आपको दिखाया, अब इसी स्केच की मैं एक फ़ोटो लूँगा और इस फोटो को मैं प्रोक्रिएट ऐप पे खोलूँगा। उसके बाद मैं लेयर्स पैनल में जाके एक और नया लेयर लगा के उस पेंटिंग को, वो जो पिक्चर है उसको मैं ऊपर कर दूंगा, और एन के जगह मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एन है नॉर्मल, हमें करना है मल्टीप्लाई लेयर में, और ये सबसे ऊपर होगा। अब इस पर आप जब भी ड्राइंग करोगे इसके नीचे, तो आप देखो क्या हो रहा है, ये लाइंस जो आउटलाइन है वो आगे ही आ रही हैं, और आप वाइट स्पेस पे पेंट कर सकते हो। पहली बार जब मैंने ये किया था तो मेरे लिए काफ़ी जादुई मामला था दोस्तों। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप इसमें आप टेक्सचर्स लगा सकते हो, आप इस मल्टीपल लेयर्स पे पेंट करके आप इस पर लाइटिंग भी लगा के आप कुछ ऐसी पेंटिंग तैयार कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों को मर्ज कर रहे हो, तो इनिशियली आपके लिए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें और चीज़ें सीखोगे, लाइटिंग और अदर चीज़ें, और साथ ही साथ आपकी पेंटिंग भी बन के निकलने लगेगी। और टिप नंबर 10 है दोस्तों कि आपको डेली बेसिस पे स्केचिंग प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट अपने आईपैड पे और ट्रेडिशनल मीडिया पे भी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अपना पहला आईपैड 2018 में लिया था, और उसके बाद मैंने ये वाला आईपैड 2021 में लिया, और इस पर मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ था, 2018 में मैंने आईपैड लिया था और मुझे 2-2.5 साल लग गए थे प्योरली कस्टम्ड होने में, क्योंकि मैं पहले तो ब्रशेस में कंफ्यूज हुआ था। अभी तक जो भी मैंने बनाया उन सब चीज़ों को मैं झेल के निकला हुआ हूँ, और उसमें मैंने 2 से 2.5 साल वेस्ट किए। 2020 तक में क्या हुआ कि मैं कस्टम हुआ कैसे, क्योंकि तब केश एक इंडियन आर्टिस्ट है साउथ इंडिया से, तो उसने एक चैलेंज निकाला था जिसमें 100 डेज़ आपको डेली कुछ ना कुछ स्केच करना है अपने। अब कोई भी आप मीडियम ले सकते हो, तो मैंने सोचा कि यही एक मौका है, मैं आईपैड पर डिजिटल आर्ट करता हूँ। तो मैंने वैसे ही 100 डेज़ मैंने 2 साल लगातार कंप्लीट किया, और उसके बीच में भी मैंने हर रोज़ ड्राइंग किया। उसी वजह से मेरी ड्राइंग्स काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं डिजिटल पे, और उसके बाद मेरे ट्रेडिशनल की कहानी अलग ही है, जो मैं आपको कभी और बताऊँगा। ठीक है, तो यही थे 10 टिप्स जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैंने खुद झेला है, तो मुझे पता है कि आप अगर ये चीज़ को रेक्टिफाई कर दो, इन 10 चीज़ों को, तो आप काफ़ी जल्दी आप डिजिटल आर्ट में माहिर हो जाओगे। ठीक है, ऐसी वीडियोस मैं और बनाता रहूँगा, मैंने पहले भी कुछ अच्छी वीडियोस बनाए हुए, आप उन्हें देख सकते हो। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय।